जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। आज जब हम लोग ये बात शुरू कर रहे हैं उसी समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनकी जरूरतों पर बात कर रहे हैं और ये भी समझने की शायद वहां कोशिश होगी कि 3 तारीख को जब लॉकडाउन की अवधि खत्म होगी उसके बाद इकोनॉमी को कैसे एक्टिवेशन में लाया जाए। वो रशीद साहब, तो आज जो बात करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं उनमें कुछ चीजें बहुत साफ हैं। एक, सरकार पर यह दबाव है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिल्कुल ठप हो गई हैं उनको शुरू करें। कैसे शुरू करेगी, वो स्ट्रेटजी क्या होगी और कैसे, क्या फेज्ड मैनर में होगा, किस तरह से होगा, इस पर शायद सरकार काम भी कर रही होगी। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि राज्य सरकारों के पास जो रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स थे, एक शराब की बिक्री और दूसरा पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, दोनों पर ही पूरी तरह से रोक लगी हुई है। चूंकि कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसलिए बिक्री नहीं हो रही है और इसके अलावा बाकी सारी एक्टिविटी भी रुकी हुई है। इसके चलते सरकारों के पास फंड की जबरदस्त कमी होती जा रही है और स्थिति कई जगह पर यह है कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है इस सब के लिए कि वो कोई काम आगे तेजी से बढ़ा सके। तो इस बैठक में शायद मुख्यमंत्री लोग जो विपक्ष के हैं खास तौर पर, वो तो जरूर इस पर बात करेंगे और इसके संकेत कुछ लोगों ने दिए भी हैं। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था, पहले ही कहा था कि उनके राज्य को बहुत जरूरत है कि स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज केंद्र की तरफ से मिले। भूपेश बघेल कह चुके हैं कि 30,000 करोड़ का पैकेज उनको चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि जितना बकाया है केंद्र वही पैसा दे दे, जो केंद्र को राज्य को देना है वो पैसा जल्द से जल्द दे दे। इसके अलावा अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि लॉकडाउन का स्वरूप बदलना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होनी चाहिए और नॉन स्पॉट जो जगहें हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव नहीं है या फिर जहां पर कोरोना के केसेस पिछले 28 दिन से नहीं आए हैं, उन जगहों के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कैसे वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज फेज्ड मैनर में शुरू हो जाए। और ये सब जो बातें हो रही हैं, ये भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है, रूपानी ने भी मोटे तौर पर यह बात कही है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसे नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो जरूरतें हैं, जिस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के हिसाब से सोचने की जरूरत है। दरअसल दिक्कत क्या है कि ये सारी बातें बहुत खुल करके सामने नहीं आती। अभी आपको हम कुछ डेटा बताएंगे तो उस डेटा से पता चलेगा कि स्थिति क्या है। ये सारी बातें इसलिए खुल करके नहीं आती हैं कि जहां जो पार्टी केंद्र सरकार में है, अगर उसी पार्टी की सरकार राज्य में है तो वो राज्य सरकारें खुलकर कुछ भी नहीं कह रही हैं और जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वही लोग खुल करके बोल रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो हमारे राज्य में 6-7 लाख जो प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं, इनको इनके राज्यों में पहुंचाने की व्यवस्था जल्द से जल्द केंद्र सरकार करे और उनका सुझाव है कि इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं जो सैनिटाइज्ड हों और जिनमें डिस्टेंसिंग इंश्योर किया जाए। तो इस तरह की बातें लगभग हर जगह से आ रही हैं। अब देखना यह है कि 3 तारीख से पहले किस तरह की स्ट्रेटजी सरकार की सामने आती है। जो एक जानकारी मिली है, टेलीग्राफ अखबार में खबर छपी थी, उस अखबार में खबर में यह बताया गया है कि केंद्र सरकार जो दक्षिण अफ्रीका का मॉडल है, उस मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रही है और दक्षिण अफ्रीका का जो रिस्क एडजस्टेड स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल
वैसी है जैसी यहाँ हम बात भी करते रहे। सरकार ने जिस तरह से कहा कि हम रेड जोन्स एंड ऑरेंज जोन्स एंड ग्रीन जोन्स इस तरह से करेंगे, उन्होंने 5 लेवल में अपने देश को बांटा। हालांकि वो छोटा देश है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन ये दबाव इसलिए है, सब जगह पर ये दबाव है कि अगर हम लॉकडाउन बढ़ाते रहते हैं तो जो इकोनॉमी की दिक्कत आएगी वो तो आ ही रही है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना होने से रेवेन्यू नहीं है, और लोगों के रोजगार की भी दिक्कत बड़े स्तर पे खड़ी हो रही है। साथ ही एक बड़ी बात और हो रही है जो चिंताजनक कही जाती है, या दक्षिण अफ्रीका में भी सोचा गया और शायद अपने देश में भी इस तरह की चीजें सोची जा रही हों। जो लोग नीति निर्माता लोग हैं, जो चीजों को तय करते हैं, वो लोग सोच रहे हों कि अगर लॉकडाउन आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम जो इकोनॉमिक और सिस्टम है उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, वो तो पहुंच ही रहा है, लेकिन साथ ही जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है, जो एक मतलब जिसको डिले किया जा रहा है इसके जरिए, वो डिले अगर होता रहा तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर जबरदस्त दबाव किसी दिन आएगा, और वो दबाव फिर शायद हम झेल नहीं पाए। इसलिए भी जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू की जाए, लॉकडाउन थोड़ा ढीला किया जाए, और इसीलिए साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। साउथ अफ्रीका ने क्या किया था कि उन्होंने 5 लेवल में अपने देश को बांटा। एक लेवल वो जहां पर वायरस स्प्रेड है, और मतलब हाईली लो वायरस स्प्रेड है और हाई हेल्थ सिस्टम है, उन जगहों पर उन्होंने सभी सेक्टर खोल दिए, और सभी तरह का ट्रांसपोर्टेशन एक नियम बना करके कि हाइजीन कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, इसके साथ सभी तरह का ट्रांसपोर्टेशन खोल दिया है उन्होंने, खोलने जा रहे हैं, खुला अभी नहीं है। और दूसरा ये किया है कि इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट भी अलाउ कर दिया है उन जगहों से, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के उन जगहों पर जाने जहां पर जो लेवल 1 के हैं वहां वो जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेवल पर पूरी तरह से बंदिश रखी जाएगी वहां पर। लेवल 2 है जिसमें मॉडरेट वायरस स्प्रेड है और हाई रेडीनेस, मतलब लेकिन जिले या वो क्षेत्र तैयार हैं किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। उन जगहों पर कंस्ट्रक्शन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, गवर्नमेंट सर्विसेज, इंस्टॉल, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, और इस तरह की जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर, इस तरह की जो चीजें हैं, उन सब चीजों को परमिशन दी जा रही है। और ट्रांसपोर्ट पर भी जो है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल और जो कार रेंटल है उसको रेस्टोर किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं शुरू किया जा रहा, लेकिन रेंट की हुई कारें, जैसे अपने यहाँ ओला और इस तरह की चीजें होती हैं, टैक्सी सर्विसेज हैं, वो सब शुरू की जा रही हैं। और उनके साथ भी एक पर्टिकुलर उनके लिए नियम रहेगा कि उसमें कितने लोग बैठेंगे और उस सैनिटाइजेशन का क्या होगा। ये सारे बहुत ही कड़े नियम होंगे जिनको फॉलो करना होगा। और मूवमेंट जो है वो लेवल 1 से लेवल 2 के बीच हो सकेगा। ऐसे ही लेवल 3 जहां मॉडरेट वायरस स्प्रेड है और मॉडरेट रेडीनेस है, उन जगहों पर भी कुछ सेक्टर्स खोलने की बात वहां की जा रही है, तैयारी की गई है। और ट्रांसपोर्टेशन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बस और टैक्सीज, ई हेलिंग और प्राइवेट व्हीकल्स, ये सब तो अलाउ किए जाएंगे, लेकिन उनकी कैपेसिटी तय कर दी जाएगी, बस में कितने लोग बैठेंगे, कितनी दूरी पर बैठेंगे, और हाइजीनिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और रेल भी जो शुरू होगी उसमें भी हाइजीन जो है कंडीशंस उनको फॉलो करना होगा, और ये डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें वो कर रही हैं। और डोमेस्टिक एयर ट्रेवल भी वहां शुरू हो रहा है कि कुछ फ्लाइट्स कुछ जगहों के लिए रहेंगी, लेकिन उन फ्लाइट्स में जाने के लिए क्यों जा रहा है कोई, उसका रीजन और अथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ये एक थोड़ा टेढ़ा काम है अपने देश में, खास तौर पर क्योंकि अपने यहाँ ब्यूरोक्रेटिक जो कॉबवेब है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक दिक्कत की स्थिति वहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कोई दूसरा तरीका निकाला जाए। और मूवमेंट लोगों का जो है वो इंटर प्रोविंशियल इन जगहों से नहीं होगा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकेंगे। सिर्फ गुड्स और एक्सेप्शनल जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए फनरल्स हैं
या इस तरह कामों के लिए कोई कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ऐसे ही लेवल 4 जहां मॉडरेट टू हाई वायरस स्प्रेड है और लो मॉडरेट रेडिनेस है, जहां रेडिनेस कम है लेकिन स्प्रेड ज्यादा है, वहां के लिए फिर और चीजें कर्टेल कर दी गई। और लेवल 5 जहां जैसा इस समय है वैसा ही मामला रहेगा, जहां हाई वायरस स्प्रेड है और रेडिनेस जैसी भी हो। तो ये वहां का मॉडल है और इस मॉडल को अपने यहां फॉलो करने की, अपने यहां इसे इंप्लीमेंट करने की तैयारी शायद हो रही है, अगर हम टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट को माने तो ये वहां का जो मैंने आपको बताया। अब आपको एक चीज और मैं एक डेटा देना चाहता हूं, उस डेटा से आपको समझ में आएगा कि हमारा देश कितना तैयार है। और ये डेटा सरकार का दिया हुआ डेटा है। कल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ बात की थी, उनके साथ मीटिंग की थी। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया था जिसमें यह बताया गया था किस राज्य की क्या स्थिति है। उसके कुछ पॉइंट्स, वो रिपोर्ट या वो प्रेजेंटेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इस पर एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोग ये समझ सकें कि किस तरह की तैयारी देश में है और हमें आने वाले दिनों में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं इस रिपोर्ट को देख करके, उन सवालों पर बात करेंगे। तो पहली बात तो ये बताया गया कि 283 जिलों से कोई केस नहीं आया है। अपने देश में लगभग 750 जिले हैं, 283 जिलों से कोई केस नहीं आया है। ठीक, अब आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हमारे देश की तैयारी क्या है। 183 जिलों में 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं और इन 183 जिलों में 67 जिलों में कोरोना के मामले पाए गए। पहली चीज ये, और इनको भी अगर हम ब्रेक करें तो जो टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर ये स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, उनमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 में 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं और इन 53 में से 31 जिलों में कोरोना पाया गया है। बिहार में 38 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं और इन 20 जिलों में से 9 में कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए। असम में 33 जिले हैं, 33 जिलों में से 19 में 100 से कम बेड्स हैं और इन 19 में से 6 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पूरे देश में 143 ऐसे जिले हैं जिनमें आईसीयू की व्यवस्था ही नहीं है और इन 143 में से 47 जिले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में 34 है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां 143 जिले जिनमें आईसीयू नहीं है, इनमें से 34 जिले उत्तर प्रदेश से आते हैं और इन 34 जिलों में से 19 जिलों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब आपको इसका और डिटेल हम देते हैं कि इसके आगे क्या चीजें हैं। एक मिनट आप जरा होल्ड करेंगे। हाँ, ये इसमें जो हमने आपको बताया 143 जिलों में आईसीयू नहीं है, इनमें से 34 जिले यूपी में हैं और इसके अलावा इनमें मतलब 0 इसमें वो है और मध्य प्रदेश इसमें दूसरे नंबर पर है। यहां 31 जिले ऐसे हैं जिसमें 0 आईसीयू बेड्स हैं और इन 31 में से 11 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बिहार तीसरे नंबर पर है
जहां 29 जिले ऐसे हैं जिनमें आईसीयू नहीं है। 38 में से 29 जिले, आप अंदाजा लगाइए। और उनमें से 10 जिले ऐसे 29 में जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश अपने देश के सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से आते हैं। बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ के आसपास है। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि देश का 22 और 12 34 करोड़, मतलब यह हो गया कि 25% आबादी जिन जगहों पर जिस इलाके में रहती है उस इलाके में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है और हमारी तैयारी कोरोना से लड़ने की किस तरह की है, ये सवाल है। इसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा 123 ऐसे जिले हैं पूरे देश में जिनमें वेंटिलेटर्स नहीं है, वेंटिलेटर वाली बेड्स नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और इनमें से 39 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन 123 जिलों में से 39 जिले यूपी से आते हैं जिनमें वेंटिलेटर नहीं है। 39 जिले, 75 में से 39 जिले ऐसे हैं जिनमें नहीं, 75 में से 35 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां पर 0 वेंटिलेटर बेड हैं। और इनमें से 20 में कोरोना पाया गया है। बिहार में 28 जिले ऐसे हैं, 38 में से 28, जहां पर वेंटिलेटर बेड्स नहीं है। और इन 28 में से 17 में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और असम में 10 जिले 33 में से ऐसे हैं जिनमें वेंटिलेटर नहीं है और उनमें से 3 जिले कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये स्थिति कुल मिलाकर के, मतलब कुल मिलाकर के तो नहीं, ये एक जो डेटा हमने आपको बताया ये स्थिति देश की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है और कैसे हम इससे निपटेंगे। शायद इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ठीक करने का काम पिछले 1 महीने 1.5 महीने में किया जाना चाहिए था लॉकडाउन के समय में, जो कहा गया कि लॉकडाउन जो कोरोना के बढ़ने की गति है उसको धीमा करेगा और उस समय का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए किया जाएगा। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक कुछ खास ठीक नहीं हुआ है। तमाम तरह की खबरें आती, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जमीन पर चीजें क्या हैं ये नहीं बताया जाता। जमीन पर चीजें बहुत खराब है। और ये डेटा जो मैंने आपसे शेयर किया है, डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा केंद्र सरकार का है, जो उन्होंने राज्यों के साथ, राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी की, उस बैठक में शेयर किया गया, प्रेजेंटेशन दिखाया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, जो मेरे दिमाग में सवाल हैं वो सवाल ये हैं कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं शुरू होती है तो दिक्कत, जैसा मैंने पहले कहा था, इधर कुआं उधर खाई, बीच के रास्ते पे चलना है। अब बीच का रास्ता कैसे, कितना कैलिब्रेट करके केंद्र सरकार उस लाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये तो तभी पता चलेगा जब चीजें सामने आएंगी और उनके रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू। लेकिन जो प्रोजेक्शंस हैं वो प्रोजेक्शंस बहुत ही, इसी मीटिंग के प्रोजेक्शंस में बता रहा हूं आपको, जो बहुत लोअर हिस्से के हैं। जो आईसीएमआर ने जो स्टडी कराई वो कुछ और कहती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेजेंटेशन ये कह रहा है 15 मई तक हमारे देश में 65,000 कोरोना पॉजिटिव मामले होंगे। जो वो स्टडी आईआईएससी वगैरह की थी उसके हिसाब से 19 मई तक 30 लाख कोरोना पॉजिटिव मामले अपने देश में पाए जाने की आशंका है। और जो स्टडी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो कुछ आंकड़े निकाले थे महाराष्ट्र के लिए, बॉम्बे के लिए, जिसे केंद्र सरकार के ग्रुप ने, जो ऑफिशियल्स का ग्रुप वहां गया था और राज्य सरकार को के सामने वो आंकड़े रखे थे, उनके हिसाब से 15 मई तक सिर्फ मुंबई में 6.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। खैर, हम इसी को मान के चलें कि भाई यही डेटा जो राजीव गौबा की मीटिंग में प्रेजेंटेशन में रखा गया वही डेटा मान के चले। तो भी इसी प्रेजेंटेशन में यह कहा गया है कि 15 अगस्त तक
देश में 2.74 करोड़ कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे और जून एंड तक, मतलब 20 जून के बाद, या आप समझ लीजिए 15 जून के बाद 50,000 से 1 लाख कोरोना पॉजिटिव दैनिक रूप से सामने आएंगे। तो ये है तस्वीर। ये तस्वीर बहुत डरावनी है और इस तस्वीर के हिसाब से कोई काम होता नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब काम कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि हम इस डरावनी तस्वीर को थोड़ा बहुत इसमें जो कालिमा है उसको थोड़ा हम साफ कर पाएंगे। तो ये हमें नहीं दिखाई देता है और ये आश्वस्ति सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जनता की मुहिम है, जनता लड़ रही है, सब सही है, सब अपनी जगह बातें सही हैं। जनता लड़ेगी, जनता लड़ रही है, लड़ना भी है क्योंकि जीवन उसी का है, तो वो सब तो होना है। सरकार क्या कर रही है ये बताए जाने की जरूरत होनी चाहिए और ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है और ये सवाल उन लोगों को भी पूछना चाहिए जो लोग सरकार पर, अपनी सरकार पर, सरकार के हाँ को हाँ, ना को ना आंख बंद करके कहते हैं। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका जीवन ही खतरे में है या उनके लिए ही दुश्वारियां बढ़ेंगी। दुश्वारियां सबके लिए बढ़ेंगी। इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है, एक तो वो अपने कर्तव्य पूरे करे जो उसको करना चाहिए, जिस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए, ढीला ढाली नहीं रखनी चाहिए, लेकिन साथ में सरकार पे ये दबाव बनाने का काम भी करे कि सरकार ये बताए कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है और जो रोजगार और इस तरह की चीजें हैं उनके लिए सरकार की तरफ से हमें क्या सहूलियत मिलने वाली है। ये सवाल पूछे जाने बहुत जरूरी है और ये सवाल यूरोप वगैरह में पूछे जा रहे हैं जहां पर स्थितियां यहां से भी खराब है। और जब हम अपने देश की बात करते हैं, हर व्यक्ति के लिए जिस देश में वो रह रहा होता है उसके लिए वो देश सबसे बढ़िया देश होता है और उस देश की बेहतरी उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है। उसके बावजूद सवाल पूछ रहे हैं लोग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने देश की बेहतरी नहीं चाहते हैं और अपने देश का नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। सवाल पूछने से नाम बदनाम नहीं होता है। सवाल पूछने से सरकार पर एक जनता का दबाव बनता है, जो दबाव रहने पर जो बहुत सारे काम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, बहुत सारी लापरवाहियां कम हो जाती हैं। ये जरूरत आज की है और इस जरूरत को हम नहीं समझ रहे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम सवाल पूछें, कोई सवाल पूछे तो उसको दौड़ा देंगे, अगर उसको ट्रोल करने लगेंगे, उसको गालियां देने लगेंगे, उसको देशद्रोही बताने लगेंगे। ये चीजें नहीं, इस समय तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आज की बात मेरी खत्म हो गई है और कोई नया टॉपिक मैंने ऐसा सोचा नहीं था। मैंने यही सोचा था कि इतनी चीजों पर बात करेंगे क्योंकि हमारी कोशिश अब इस बात के लिए, कुछ फीडबैक आया था कि बहुत लंबी बात हो जाती है, बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत होती है बाद में देखने वालों को। तो हमारी कोशिश कल से ये चल रही है कि हमारे वीडियो बहुत लंबे नहीं हो, हमारी बात बहुत लंबी नहीं हो, टू द पॉइंट बात हो और संक्षिप्त बात हो। तो अब आते हैं अपने कमेंट्स पर। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह जरूर कर लूं कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे लाइव शो की चर्चा अच्छी लगती है, तो इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट तक इन वीडियोस को फॉरवर्ड करें और साथ में यह भी लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और जिनको आप भेज रहे हैं उनको यह वीडियो क्यों देखना चाहिए। इसके अलावा हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से कहें, अपने परिचितों, मित्रों, परिजनों तक इस चैनल के लिंक शेयर करें और उनको प्रेरित करें कि वो इसे सब्सक्राइब करें।
ऐसा करने से अगर हमारा जो कम्युनिटी है, अनब्रेकिंग कम्युनिटी जो यहाँ पर बन रही है, ये कम्युनिटी बड़ी होगी, और ये कम्युनिटी बड़ी होगी तो ज्यादा तरह की बातें आएंगी, ज्यादा तरह की बातें आएंगी, तो हम एक बेहतर डिस्कशन यहाँ हो सकेगा, और उस डिस्कशन का एक व्यापक प्रभाव भी पड़ सकेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ जो बातें करते हैं, आप लोग उसमें शामिल होते हैं, आप लोग इनपुट देते हैं, कमेंट्स करते हैं, इन सब के बावजूद ये सब इन्हीं लोगों के बीच में रह जाता है, इतने छोटे लोगों के बीच में, थोड़े लोगों के बीच में। तो इसलिए जरूरी है कि आप इसमें मदद करें, इस अनब्रेकिंग कम्युनिटी को बड़ा करने में। तो अब सवालों पर आते हैं, कमेंट्स पर आते हैं। बिना घर घर, हसन इमाम कह रहे हैं, बिना घर घर टेस्टिंग का लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, देखिए, लॉकडाउन जो आप कह रहे हैं, लॉकडाउन बहुत अनंत काल तक नहीं चल सकता है, ये बहुत साफ बात है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में कई जगह मैं आपको जानकारी देता हूं कि अमेरिका में कोलोराडो, मिसिसिपी, मिनेसोटा, मोंटाना, टेनेसी, इन राज्यों ने, और इसके अलावा 4 और राज्य, जिन्होंने लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं। और प्रेशर क्या रहा है कि वहां एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इटली के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि 4 मई को जब वहां लॉकडाउन खत्म होगा तो वहां कुछ चीजें, मतलब स्लोली उसे ईज करेंगे। 4 मई से लॉकडाउन ढीला होगा। ब्रिटेन के पीएम काम पर लौट आए हैं, और वो अब आगे इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं कि कैसे लॉकडाउन को खत्म किया जाए। और एक और खास बात यह है कि रूस, अब ये माना जा रहा है दुनिया में कि रूस जो है वो अब एक नया एपिसेंटर बनकर उभर सकता है कोरोना वायरस का। यहां 80,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। चिली ने एक बहुत अच्छा तरीका शुरू किया है अपने यहां, जिसको वो कह रहे हैं इम्यूनिटी पासपोर्ट। तो हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जिनको एक बार कोरोना हो गया है, कोई जरूरी नहीं, जो कहा जा रहा है कि उनको कोरोना नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, उनको दोबारा कोरोना हो सकता है। इसके बावजूद चिली सरकार ने चीजों को, मतलब लॉकडाउन और इस तरह की अपनी इकोनॉमी को रफ्तार में लाने के लिए, उसके पहिए चलाने के लिए उन्होंने घोषणा की है कि वो सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिसे कहेंगे इम्यूनिटी पासपोर्ट, कि भाई इनमें इम्यूनिटी है और ये लोग आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनको सारी जगह जाने आने की छूट। इसी तरह न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी कहा है कि जल्द ही वहां पर कुछ प्रिकॉशंस के साथ अब स्थितियां जो हैं उनको नॉर्मल करने की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। मतलब जो वहां रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को ढीला किया जाएगा। और यही चीज फ्रांस में भी हो रही है कि बहुत जल्द, मतलब वहां दरअसल जो फ्रांस और इस तरह के देश है, इनमें पार्लियामेंट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अपने यहाँ जैसा नहीं होता है कि अपने यहाँ, उनके यहाँ हर चीज पार्लियामेंट से परमिशन के बाद होती है। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एडुआर्ड फिलिपे, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही नेशनल एग्जिट स्ट्रेटजी जिसे बनाया जा रहा, तैयार किया जा रहा है, उससे मंगलवार को, जल्दी ही मतलब मंगलवार, मतलब कल, पार्लियामेंट में डिबेट के लिए रखा जाएगा और फिर उस पर वोटिंग कराई जाएगी। अगर वो पास हो जाता है, जिस भी फॉर्म में पास होगा, उस फॉर्म में उसे लागू किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट, फ्रांस का जो तरीका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तरीका डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जैसे अपने देश में क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा एक बात कहना चाहूंगा। अपने देश में क्या हो रहा है कि कुछ लोग चीजें तय कर दे रहे हैं और उसे बिना किसी डिबेट के, बिना किसी, एक वाइड डिबेट जो होनी चाहिए वो डिबेट नहीं हो रही है, किसी का इनपुट नहीं है, और उसे लागू किया जा रहा है, और कोई उसमें जवाबदेही भी नहीं है। पार्लियामेंट में जो कानून बना हुआ है ऐसे समय के लिए, उन कानूनों का भी पालन नहीं हो रहा है।
हम जिस कानून के तहत काम कर रहे हैं वो कानून ब्रिटेन जब यहाँ पर राज करता था उस समय 19वीं सदी का कानून है। उस कानून के तहत काम चल रहा है और उस कानून में स्वाभाविक है कि जनता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था उस समय। उनके लिए जो ब्रिटेन की सरकार थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट थे, उसके हिसाब से सब चीजें होती थी। तो ये कानून भी जो है उसी तरह का है। जर्मनी ने कहा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जर्मनी के लेबर मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस तरह का कानून बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं और बनाएंगे, रखेंगे पार्लियामेंट में, कि जिसमें लोगों को घर से काम करने का अधिकार मिल सके। ये कानून अगर बनेगा तो ये दुनिया का पहला ऐसा कानून होगा जिसमें जो काम घर से लोग कर सकते हैं उसके लिए उनको ऑफिस जाने की जरूरत ना हो, ये अनिवार्यता खत्म करने वाला पहला कानून होगा। तो ये चीजें थी। और अपने यहाँ क्या हो रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो बना है, तो पीएम केयर, तो पीएम केयर की भी कोई स्क्रूटनी नहीं हो सकती है, वो सीएजी के दायरे से बाहर है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिन पर जो हो रही हैं। लेकिन इस समय कांग्रेस इन सवालों को उठा रही है, जरूर उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को इतना डिस्क्रेडिट किया जा चुका है या वो इतना डिस्क्रेडिट हो चुकी है। डिलीट कर देता हूं, अच्छा नहीं लगता कि वो कमेंट्स पड़े हों, खासी गालियां आती हैं वैसे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और एक चीज और बिल्कुल, कि जो पत्रकारिता की बात आप लोग करते हैं, जर्नलिज्म की और मीडिया की बात करते हैं, इस बात पर लगातार सोचिए कि मीडिया को कोसने से कुछ नहीं होगा, मीडिया को पोसने से बात बनेगी। और वो पोसने का तरीका सोचिए क्या हो सकता है और कैसे पोसा जाए और किस मीडिया को पोसा जाए, किसको पोसा जाए, किसकी पत्रकारिता को पोसा जाए। तो आज की बात यही खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो।